the myomectomy, and I will try to myomectomy को छोड़ दें. On ultrasound it is ovarian mass, 26 week size ovarian mass, right ovarian mass. Okay, I need the further description of the ultrasound. I need to know whether it has any solid 10 into components. 10 It is centimeter solid unilocular. component present. Left kidneys are normal and no ascites. Solid component present. One. It 10 into 10 centimeter in which ovary? Right ovary, 26 week size mass in right ovary with 10 into 10 centimeter solid component. Since there is only one feature on the ultrasound, my patient is premenopausal, so the risk of the malignancy index is less than 25, and it is the benign mass. I will I will not need B and B rules में आएगा ना ये तो आयोटा वाले B में आ गया. 10 into 10 centimeter solid component is B rules. एक फीचर ही है, सिर्फ एक फीचर है ना M रूल वाला, बाकी सारे तो B रूल. Okay, when you say it is B or M, when how many M rules must be present when you say that it is suspected to be malignant? जैसे हम RMI में करते हैं कि एक हो तो फिर वो एक ही है. RMI और इसे कंफ्यूज नहीं करो ना. अब आपने M रूल और B रूल देखना है. कितने M रूल्स होंगे तो आप इसे मैलिग्नेंट सस्पेक्ट करेंगी. एक M रूल भी आ जाएगा तो मैं मैलिग्नेंट सस्पेक्ट करूंगी. हाँ जी डॉक्टर इरम, बस 2 मिनट. ओके, इसमें मुझे जी ठीक है. ठीक. हेलो. हाँ जी. हाँ जी. Since my patient is having the M rules, I need the tumor markers, and I need tumor markers including beta HCG, alpha fetoprotein, LDH, and CA125. अच्छा देखो, जब भी आपकी जो गाइडलाइन है ना ओवेरियन सिस्ट की प्रीमेनोपॉजल, उसमें ये है कि जब भी आपका कम्प्लेक्स मैस आ जाए, ठीक है, तब आपने मांगने होते हैं ट्यूमर मार्कर्स मांगने हैं. और इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, इसका तो साइज ही 26 वीक्स है, 26 सेंटीमीटर है. तो ये आपका एम रूल है या नहीं है?
मुझे थोड़ा सा एम रूल समझा दे, मुझे सिर्फ ये पता है कि अगर उस पर डॉपलर ब्लड फ्लो आ जाए, एम क्योंकि रूल वो का इतना ही गाइडलाइन कंफ्यूज खोलो करती प्री है। मेनोपॉजल ओवेरियन सिस्ट की, वो मैंने पढ़ी है उसकी गाइडलाइन, उसमें ना वो खोलो। मल्टीलॉकुलर को कभी भी, अभी खोलती हूँ वो, उसमें बी रूल में भी ले आते हैं और एम रूल में भी आते हैं। एक सेकंड में अभी अपनी गाइडलाइन उठा के लाती तो उसका डिफरेंस साइज का है ना यार। ये किसी का ना बैकग्राउंड शोर आ रहा है, प्लीज ये म्यूट कर लो। हूँ। हाँ, बाकी ये मेरे पास आ गई ओवेरियन सिस्ट इन प्रीमेनोपॉजल की गाइडलाइन, और ये मैंने खोल लिए इसके बी और एम रूल। अब इसमें मुझे ये ना कुछ समझने में उस टाइम भी कंफ्यूजन थी, मेरा ख्याल था। अब ये इसमें कहता है कि जो यूनिलोकुलर सिस्ट है वो बी रूल्स हैं, और फिर और जो फिर कहता है कि स्मूथ मल्टीलोकुलर ट्यूमर विद लार्जेस्ट डायमीटर लेस देन 100, और इसमें इररेगुलर मल्टीलोकुलर ट्यूमर विद लार्जेस्ट ट्यूमर ऑफ ग्रेटर देन 100 तो मिलीमीटर। लेस देन तो इसका 100 मतलब ये मोर देन 100 का मतलब है लेस देन 10 सेंटीमीटर एंड मोर देन 10 सेंटीमीटर। जब आपका ट्यूमर मोर देन 10 ओके, सेंटीमीटर है, इट इज एम रूल। व्हाट इज साइज ऑफ योर पेशेंट सिस्ट? उसका भी 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर सॉलिड कंपोनेंट है। व्हाट इज साइज ऑफ टोटल सिस्ट? टोटल सिस्ट का साइज क्या मतलब, ये 10 26 सेंटीमीटर नहीं बना? सेंटीमीटर। कितना अच्छा, दिए थे ओके, आपको? 26। 26 सेंटीमीटर की थी ना, हाँ जी, उसमें 10 तो ये एम सेंटीमीटर। रूल में आ तो गया। ये एम रूल आ गया। सेकंड एम रूल क्या है? और ये जो प्रेजेंस ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स हैं, ये इसमें इसने बी रूल्स में बताए हुए हैं। नहीं, सॉलिड कंपोनेंट लेस देन 7 mm एंड मोर देन 7 mm। मोर देन लेस देन 7, और इसमें इररेगुलर सॉलिड ट्यूमर, उसमें साइज नहीं बताया, बस इररेगुलर सॉलिड ट्यूमर व्हाट इज बताया है। सेकंड एम रूल? सेकंड एम रूल, इरेगुलर सॉलिड ट्यूमर है, असाइटीज है, एटलीस्ट 4 पेपिलरी स्ट्रक्चर्स हैं, इरेगुलर मल्टीलोकुलर ट्यूमर जिसका डायमीटर 10 से ज्यादा हो, या ब्लड फ्लो, ये 5 हैं। 7 mm भी है एक इसमें, वो क्या है? लेस देन 7 7 mm। mm बी रूल में है ना, सॉलिड कंपोनेंट इफ लेस देन 7 mm, तो वो बी रूल्स में है। और अगर सॉलिड कंपोनेंट 7 mm से बड़ा है तो वो ऑटोमेटिकली आपका एम एम रूल में रूल में आ जाएगा जाएगा। या नहीं ठीक है, जाएगा? ओके। हाँ जी, ठीक है, ये मुझे आज पहली दफा समझ आए हैं, बी रूल्स एम रूल्स मुझे समझ ही नहीं आती थी कि इनको ये कि कैसे जब इंटरप्रेट करना है। आपकी इवन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो, एक होती है कॉमन सेंस की बातें कि पहली बात तो ये समझने वाली है कि एक भी एम रूल आ जाए, आपने ठीक है, उसे कम्प्लेक्स मेलिग्नेंसीज समझना होती है। है। ठीक है, आपको फिर ओके। उसे, और हमें यही है ना कि हम उसे मेलिग्नेंट समझेंगे। तो जब हम्म। आपको साइज ही सिस्ट का 10 सेंटीमीटर से बड़ा मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि आपका एक एम रूल आ गया है। उसमें फिर चाहे आप बाकी चीजें नहीं भी पूछते ना कि वो मल्टीलोक्यूलर है, यूनिलोक्यूलर है, सॉलिड कंपोनेंट है नहीं है, पेपिलरी स्ट्रक्चर्स है, हम्म। डॉपलर फलां टलां, उसकी फिर आपको जरूरत नहीं है, ऐसे ना। तो आप ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव ऑन जीएससी, कर जाते हो अपने ट्यूमर मार्कर्स पे। ट्यूमर हाँ, मार्कर। अगर ये आ जाती है 8 हम्म। सेंटीमीटर की सिस्ट, उसमें फिर आपने पूछना है एनी सॉलिड कंपोनेंट, पेपिलरी स्ट्रक्चर्स, और वो जो आप सुबह से पूछ रहे हो असाइटीज एंड मेटास्टेसिस, दैट इज बेसिकली फॉर आरएमआई, नॉट एम रूल और बी रूल। आपका फाइब्राइड बना ही इसलिए ओके, था, एसाइटिस तो उसमें आपने नहीं है। प्री मिनोपॉजल और पोस्ट मिनोपॉजल ओवेरियन सिस्ट का सत्यानाश किया हुआ है। और फिर वो जो हाँ, वो मैं सीटी मिक्स कर है लेती हूँ। वो भी आपका आरएमआई और उसके बाद होता है। अब इसे बैठ आयोटा के के बाद होता है, एसाइटिस इसमें भी है पहले लेकिन मेटास्टेसिस प्रीमेनोपॉजल इसमें नहीं है। ओवेरियन सिस्ट पढ़ो, और कल इस पेशेंट की दोबारा मैंने पढ़ा है केस मैंने। बतानी है। ठीक है, ये मैंने पढ़ा तो है, बड़ी दफा है, पर मुझे अब समझ नहीं दोबारा आता इस ये वाला टेबल। अब दोबारा पढ़ोगी जी ना ठीक। तो समझ आएगी। जी ठीक है, ओके। अब मेरी इसके एम रूल आ जाएगा, तब तो मैंने सादा सादा इसकी स्टेजिंग लेप्रोटमी कर देनी है। नहीं, पहले ट्यूमर मार्कर्स कराने हैं। अगर अच्छा। सारे ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल आ जाएं
why you will go for staging? देन व्हाट इज रोल अगर ऑफ ट्यूमर ट्यूमर मार्कर्स? अगर आपने इसी बेसिस पे ही स्टेजिंग लेप्रोटमी कर देनी है तो फिर वो जो 4-5 तो हजार फिर ट्यूमर ट्यूमर मार्कर्स करवाने हैं उसका क्या मैनेजमेंट पे इफेक्ट पड़ना है? फिर ना करवाएं हम। ओके, अगर मैंने ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल आ जाते हैं तो फिर मैं उसकी सिर्फ तो प्रोग्रेस एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करूंगी बस, और आप फिर मैं उसकी उसकी लेप्रोटमी करोगे ना? सिस्टेक्टमी करूँ। ठीक है, और फिर मैं उसकी सिर्फ सिस्टेक्टमी करूंगी। हाँ। ओके, और अगर ये मेलिग्नेंट आ जाते इवन देन मैं उसकी यूनिलेटरल साल्पिंजो ओफ्रेक्टमी करती। नहीं, अगर ये मेलिग्नेंट आता है तो फिर आप इसकी स्टेजिंग करेंगे और हाँ, एक्सटेंट ऑफ सर्जरी विल बी डिसाइडेड ऑन स्टेजिंग लेप्रोटमी। लेकिन अगर इवन डॉक्टर शाजिया ये तो 22 फिर ईयर्स की है, आपकी अनमैरिड है। तो उसमें भी फिर आप उसका रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करते हैं ना कि पेशेंट की लाइफ हाँ, इम्पोर्टेंट है या फर्टिलिटी इम्पोर्टेंट है। वो फिर एक अलहदा बहस होती है कि आप किस ट्यूमर में किस स्टेज तक फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी कर सकते हैं। इधर अगर आप इसमें नहीं कर सकते कि आप ट्यूमर मार्कर्स की बेसिस पे आपको ये पता चलेगा ना नेचर ऑफ ट्यूमर क्या है, बीटा हम्म, एक्सजी रेज्ड है, एएफपी रेज्ड है या एलडीएच जो भी है। वो टर्म सेल है इसमें या हाँ, एपिथेलियल है, फिर हाँ जी ठीक। फर्टिलिटी प्रिजर्विंग की आपके पास क्या ऑप्शंस है अकॉर्डिंग टू ट्यूमर, कि अगर तो आपने इसकी स्टेजिंग करके एक्सेंट्रेशन हिस्टेक्टमी भी करनी है, बायलेटरल ओवरेक्टमी भी करनी है फॉर द सेफ्टी ऑफ पेशेंट लाइफ, तो आप उसे ओवन प्रिजर्वेशन की ऑप्शन देंगे। अब सिर्फ इसलिए तो नहीं ना कि पाकिस्तानियों को भी देते फर्टिलिटी हैं। चाहिए और आपका कोई एग्रेसिव ट्यूमर है, आप उसकी यूनिलेटरल सल्पिंजो वो फ्रेक्टमी कर दें और 3 महीने बाद ही पेशेंट को रिकरेंस हो जाए, या दूसरी ओवरी में भी हो सकता है ट्यूमर मौजूद हो। आप उस फ्रोजन सेक्शन और ये फिर जो इसकी मैनेजमेंट है दैट इज नॉट टू सिंपल। ये सारी बैठ के पढ़ो आज। हाँ, वो यही तो डिस्कस करना था, इसलिए मैंने ओवरी का किया था। मेरी बात सुने, ये जो पेशेंट पाकिस्तानी है, अब इसको मैं अगर ओवम का करूंगी तो फिर तो मैं इसे प्रिजर्वेशन सोरोगेसी भी पाकिस्तान में करूंगी। होती है, क्यों नहीं होती? ये तो शौकत सोरोगेसी पाकिस्तान करेगी ना, इसकी तो यूट्रस भी नहीं है। वो तो होती है, हर जगह हो रही है, हम्म, हमीर लतीफ में भी हो रही है, लेकिन सोरोगेसी कहाँ से करेगी वो? उसकी तो वो यूट्रस भी मैंने निकाली है। तो वो हो सकता है वो इंडिया जाके कर ले, आपको क्या लगे उससे? आपने तो उसे ऑफर देनी है ना। एंड आपको क्या लगे वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वट एवर, यू कांट बी जजमेंटल। ओके, ये हमने ऑप्शन उसको देना चलो, है, वरना मुझे हाँ, लगता है कि हमने आपने सोरोगेसी का नहीं उसकी देना होम था। प्रिजर्वेशन तो करानी है ना। अभी वो 22 साल हम्म। की है, उसने 80 साल 100 साल जिंदगी गुजारनी है, वो उसकी चॉइस है। हम्म। ओके ठीक है। और ये जो जी ठीक है। सरोगेसी है बेसिकली ये सिर्फ इस्लाम में प्रोहिबिटेड है ना, या वो भी हम्म। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि हम्म। है या नहीं है। बहरहाल वो रिलीजियस और इन चीजों पे आप नहीं जाते, आप जो है ना वो पेशेंट को एज ह्यूमन समझते हैं। और सही है। पॉसिबल है ना कि जिस कंट्रीज में बाय लॉ ये अलाउड है वो वहां जाके करवा ले। ओके, फिर मैं उससे ऑप्शन दे के जाऊं हाँ, कि ओवम डोनेशन का, वरना मुझे लगता था कि और हमने ये यकीनन इस शौकत पाकिस्तान में तो खानम में सोचना। जब ये पेशेंट्स जाते हैं किसी भी मेलिग्नेंसी के साथ, मेल या फीमेल, तो वो स्पर्म और ओवम प्रिजर्वेशन के लिए उन्हें पहले भेजते हैं। अच्छा, ये प्रैक्टिस है हमारे हाँ जी, पाकिस्तान में? बिल्कुल है। ओके। अब हम इतने भी नहीं गए गुजरे हो गए। नहीं नहीं, मुझे ये सोरोगेसी का सिर्फ था कि कल्चरल नॉर्म्स की वजह से, ओवम डोनेशन देखो, वरना प्रिजर्वेशन तो कोई इतना इशू नहीं है। कुछ ऐसी भी प्रोसीजर्स होते हैं जो अगर एक कंट्री के लॉ में नहीं होते अलाउड, तो लोग कंट्री हम्म। चेंज करके कर लेते हैं। इवन हम्म। ये जो लिवर ट्रांसप्लांट और ये सारी चीजें हैं पाकिस्तान में अब स्टार्ट हुई हैं। रीनल ट्रांसप्लांट जब तक नहीं थी तो लोग जाते नहीं थे आउट ऑफ कंट्री करवाने ट्रांसप्लांट। जी ऐसे ही है। इंडिया चले जाते हैं या इधर उधर जहाँ भी जिसका दिल करता है चले जाते हैं। नवाज शरीफ भी तो यूके गया हम्म। हुआ है इलाज के चक्कर में। अगर आप ये कहेंगे कि आप जो है ना प्लेटलेट्स रिप्लेस नहीं हो सकते या स्टेम सेल रिप्लेस नहीं हो सकते इसलिए आप इधर ही मर जाएं, तो वो नहीं ना मानेगा। ऐसा ही है।
तो पेशेंट्स जो है वो मूव कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस होती हैं, एंड दैट इज नॉट योर डोमेन के वो कल को कैसे करेंगे। और अगर वो आज सरोगेसी नहीं अफोर्ड कर सकती तो 20 साल बाद हो सकता है उसे काफी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। तो फिर वो आपको आके पकड़ेगी कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं था, देन यू विल बी क्रिमिनल। सही है, ठीक है। चले, और किसी का कोई क्वेश्चन? नौशीन कैसी हो? लगता सारे अपनी ड्यूटी पे बैठे हैं ज्वाइन करके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाजिया। जी डॉक्टर शाजिया, बिल्कुल ठीक हो? पढ़ भी रही हो कि नहीं? अब तो एग्जाम की डेट भी पता चल गई है। अब सोचा है कि हिस्ट्री वगैरह ना लेना स्टार्ट कर दूं। क्या करो? हिस्ट्रीज वगैरह लेना स्टार्ट कर किसी दिन आके। स्टार्ट कर दो यार, बहुत ही आप लोगों ने ऐश कर ली है, वो सारा भूल भुला गए होगे। हाँ जी। कब एग्जाम इनका? यार 5, 6 और 7 की आई है टेंटेटिव डेट, तो ये प्रोबेबली 1-2 दिन ऊपर नीचे करके इसी में हो जाएगी। और एफसीपीएस का ना इनके एमसीपीएस के बाद है, आप लोगों का जाएगा नवंबर में। ओके, तो मैंने अक्टूबर में है कि जनवरी में जाएगा। मुझे कल ही कोई कह रहा था कि आपका एग्जाम तो जनवरी में है। मैंने भी जनवरी सुना। कि इनका अगर स्टार्ट होना है नवंबर में, सितंबर। लेकिन अगर एमसीपीएस का हो गया तो हमारा भी हो जाएगा। नहीं, ये तो वो है ना बच्चे जो फरवरी के पोस्टपोन हुए हैं। वो तो है, लेकिन वाइवा जैसे कह रहे थे ना अभी नहीं कर सक रहे हम, तो हमें लोग कह रहे थे कि आप लोगों का शायद जनवरी में चला जाए, मगर अगर इनका हो जाएगा वाइवा फिर तो हमारा भी हो जाएगा। हो रहे हैं इनके मैम अक्टूबर में आया है। आज यूरोलॉजी वर्चुअल हो रहे हैं ना? क्या? वो नहीं, वर्चुअल पेशेंट्स पे हो रहे हैं। अच्छा, ओके, फिर हम ज्यादा ना हो, फिर तो हमारा यही वाकई अक्टूबर में ही हो जाएगा। हाँ, और अब इनका प्लान ये है कि मैंने बेसिकली सीपीएसपी से ही पता किया था कोई जानने वालों से, तो वो कह रहे थे कि इनकी तो टेंटेटिव डेट 5, 6, 7 अक्टूबर है, और अभी ये डिसाइड होना है कि इनके खत्म होते ही साथ ही एफसीपीएस का कर लें या फिर एमसीपीएस सारे खत्म करके और फिर एफसीपीएस का स्टार्ट करें। 5, 6, 7 अक्टूबर या सितंबर? सितंबर तो अभी आ गया ना, अक्टूबर है, 1 महीने है यानी इनके पास। ओके, ओके, तो हमारा अक्टूबर के भी एंड पे होगा अगर हुआ तो। नवंबर में जाएगा फिर। प्रोबेबली नवंबर में जाएगा। ऑनवर्ड जाएगा। चलो, ओके। तो शायद भी बहुत मजा आया आज, मुझे इतनी चीजें मेरी क्लियर हुई, बहुत मजा आया। थैंक यू। प्रैक्टिस करने से चीजें इम्प्रूव हो जाती हैं, लेकिन नहीं बताने से, अब जैसे ये चीजें मुझे पता ही नहीं थी कभी, मैं जितनी मर्जी प्रैक्टिस करती मैं इसी तरह ही प्रैक्टिस करती, मैं बार बार यही डीडी बोलती, मैं यही इसी तरह ही बीएम रूल्स बोलती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे इनको करेक्ट ना करे तो पता ही नहीं चलता। ठीक है, मैं आपको सुबह मैनेजमेंट। जी ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू डॉक्टर शाजिया।